कृषि विज्ञान के अंतर्गत आज हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और पहला है इसमें हमारा सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें है वजन के आधार पर वायुमंडल में प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो देखिए वायुमंडल में जो है वो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके सामने आप सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट में प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो ये पाई जाती है 20% की। नेक्स्ट है सिंगल सुपर फास्फेट में प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो ये 16% पाई जाती है सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस। फिर है म्यूरेट ऑफ पोटास में प्रतिशत पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। तो ये पाई जाती है 60%। इसके बाद नेक्स्ट है जटिल उर्वरक प्रकार के होते हैं। देखिए जटिल उर्वरक जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैव उर्वरक मृदा में बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मृदा में जो है ये नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, देखिए ये आपको इस प्रकार हर क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं, इनसे छांट करके आपने खाली स्थान को भरना है। जैसे पहला है मृदा वायु में वजन के आधार पर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 79 होती है। दूसरा है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो कितनी 46 यानी कि 46% पाई जाती है। तीसरा है डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा जो है वो कितनी पाई जाती है। वो 32 पाई जाती है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की 48% मात्रा पाई जाती है। यहाँ 48 और 48 है। मिश्रित उर्वरक होता है तो ये सस्ता होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में जो है स्थिर करता है तो किसको, नाइट्रोजन को। और मृदा परीक्षण उर्वरता निर्धारण करने की एक विधि है। तो कैसी विधि है, ये एक रासायनिक विधि है। इसमें नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्तंभ कै को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। देखिए वो आप अपनी बुक में देखिए किसको किससे सुमेल करने को बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जो है सुमेल करके ही जो है दर्शाया है। आप देख लीजिए कैसे। कंपोस्ट कार्बनिक खाद है। डाई अमोनियम फास्फेट ये जटिल उर्वरक। सूक्ष्म जीव कल्चर जैव उर्वरक। मृदा परीक्षण उर्वरता निर्धारण। नाइट्रोजन स्थिर करने वाली गांठें दलहनी फसलें। और सिंगल सुपर फास्फेट अकार्बनिक उर्वरक हैं। आप अपनी बुक में इनको इस प्रकार देख करके जो है मिलान कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों के सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। जैसे पहला है यूरिया फास्फेटिक उर्वरक है, ये गलत है। उसके बाद नाइट्रोजन को कृषि की मास्टर कुंजी कहा जाता है, ये भी गलत है। रॉक फास्फेट में 20 से 40% फास्फोरस पाया जाता है, ये सही है। फास्फोरस वायुमंडल से बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है, ऐसे सहायक होता है, तो ये भी सही है। इसके बाद है पोटास पौधों की जड़ों एवं तने को मजबूत करता है, ये सही है। और मृदा नमूना छायादार स्थानों से एकत्रित किया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है खाद को परिभाषित कीजिए। देखिए कार्बनिक पदार्थ जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है खाद कहलाते हैं। खाद में पौधों के लिए सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कंपोस्ट खाद, मलमूत्र व गोबर की सड़ी गली खाद, जैविक खाद तथा हरी खाद इसके अंतर्गत आती है। खाद के अंतर्गत ये इस प्रकार की सभी खादें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए। देखिए नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण ये आप हेडिंग डालेंगे, आगे लिखेंगे रासायनिक आधार पर नाइट्रोजन उर्वरकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है इसके जो है नाइट्रेट उर्वरक। इसमें जो है सोडियम नाइट्रेट, इसमें 16% नाइट्रोजन होती है। फिर है कैल्शियम नाइट्रेट, ये हेडिंग आप इस प्रकार डाल लेंगे, और 15% नाइट्रोजन होती है। इन उर्वरकों का प्रयोग जो है खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में किया जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है अमोनियम उर्वरक। इसमें क्या होता है, अमोनियम सल्फेट सबसे पहला, तो इसमें 20% नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर डाई अमोनियम फास्फेट, ये आपका एडिंग होगा इस प्रकार का, यहाँ पर 18% नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अमोनियम रूप में मिलता है। इन उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है। इसके बाद आता है अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। देखिए एक होता है अमोनिया नाइट्रेट, इसमें 33.5% नाइट्रोजन होता है। दूसरा होता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें 26% नाइट्रोजन होता है। इन उर्वरकों को बुआई के समय जो है खेत में मिलाया जाता है। इसके बाद है नाइट्रोजन घोल। देखिए नाइट्रोजन घोल की मैं बात करूं तो अमोनिया यूरिया घोल ये होता है, इसमें 35% नाइट्रोजन होता है। एक है एमाइड उर्वरक, ये यूरिया होता है, इसमें 46 जो है
प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी का पौधों पर प्रभाव बताइए। देखिए, मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है और फल छोटे छोटे और कम जो है आते हैं, ये कम हो जाते हैं, फल जो है छोटे हो जाते हैं और पकने से पहले ही गिर जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। जिस प्रकार आपने नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार आप फास्फेटिक उर्वरकों का भी वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम वर्गीकरण। देखिए, घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील, इन्हें अम्लीय व उदासीन मृदाओं में प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें सिंगल सुपर फास्फेट, ये 16% फास्फोरस है। दूसरा है मोनो अमोनिया फास्फेट, ये 48% फास्फोरस के साथ है। दूसरा है इसमें हेडिंग, ये है साइट्रेट घुलनशील। साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में अघुलनशील होते हैं, इनका प्रयोग अम्लीय मृदाओं में होता है। फिर है डाई कैल्शियम फास्फेट, इसमें 32% फास्फोरस होता है। दूसरा है बेसिक स्लैग, इसमें 15 से 25% फास्फोरस होता है। तीसरे नंबर पे आप हेडिंग डाल सकते हैं अघुलनशील। देखिए, ये उर्वरक साइट्रिक अम्ल और पानी में अघुलनशील होते हैं, इनका प्रयोग जो है अधिक अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। पहला है इसमें रॉक फास्फेट 20 से 40% फास्फोरस के साथ, और एक है इसमें हड्डी का चूरा 20 से 25% फास्फोरस के साथ। प्रश्न नंबर 9 है, पोटास का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, पोटास पौधों की वृद्धि और फलों की चमक को बढ़ाता है, पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, यह तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिरती नहीं है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है। पोटास की कमी से फसलें देर से पकती है और दानों, फलों तथा बीजों का उत्पादन घट जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, मृदा परीक्षण क्यों करना चाहिए? देखिए, मृदा परीक्षण की आवश्यकता, ये आपका हेडिंग होगा और लिखेंगे हम मृदा, इसमें लिखेंगे हम कि मृदा फसल उगाने योग्य है या नहीं, यह जानने के लिए जो है मृदा परीक्षण हम करते हैं। मृदा परीक्षण के देखिए निम्न उद्देश्य हैं। कैसे कैसे उद्देश्य हैं देखते हैं। पहला है जो है मृदा से सुलभ पोषक तत्वों का सही निर्धारण, फसलों की दृष्टि से तत्वों की कमी का आकलन, ऊसर एवं अम्लीय मृदाओं में सुधारकों की मात्रा का निर्धारण होता है। प्रश्न नंबर 11 है, जैव उर्वरक क्या है? उत्तर हम लिखेंगे, देखिए हेडिंग डालेंगे जैव उर्वरक। जैव उर्वरक सूक्ष्म कल्चर होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जीव फास्फोरस बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ कार्बनिक पदार्थ को शीघ्र सड़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग बहुत आसान होता है और इनके प्रयोग में 50 से जो है 80 प्रति हेक्टेयर खर्चा आता है। अब है प्रश्न नंबर जो है 12, नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण करके पौधों के लिए इनका महत्व लिखिए। तो देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 12 का अगर हम उत्तर की बात करें, इसमें देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं, नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण करके पौधों के लिए इनका महत्व लिखिए। तो जो प्रश्न नंबर 9 या फिर 8 में देखता हूँ अभी, देखिए ये आपका नाइट्रोजन उर्वरक, ये है आपका प्रश्न नंबर 6। हाँ देखिए, जो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है वही प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 को आप प्रश्न नंबर 12 की जगह, प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को हम प्रश्न नंबर 12 की जगह लिख देंगे, और उसको लिखने के बाद हम लिखेंगे वहाँ पर उन्होंने हमसे एक चीज़ और पूछी है इसमें। देखिए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण करके पौधों के लिए इनका महत्व लिखिए। तो देखिए, अगर हम महत्व की बात करें, हमें महत्व लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? महत्व ये लिखेंगे हम, वो सब जो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है उसको लिखने के बाद हम महत्व लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व, यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाता है, अनाजों के उत्पादन एवं प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13, फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए एवं फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने फास्फेटिक जो उर्वरकों का वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो हमारा फास्फेटिक उर्वरकों के वर्गीकरण का एक क्वेश्चन पीछे जा चुका है। देखिए मैं बताता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है।
प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर होगा वो देखिए, प्रश्न नंबर जो 8 का आपने आंसर लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ये आपने प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर है यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये आपको लिखना है, और प्रश्न नंबर 8 का ये आंसर जहाँ तक है वो लिखने के बाद प्रश्न नंबर 13 में ये यहाँ तक आपको लिखना है। इसको लिखने के बाद हम प्रश्न नंबर 13 का जो लिखेंगे, देखिए वो हम लिखेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे, इसमें है फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव। फास्फोरस के ये हेडिंग डाल लेंगे ऐसा, और फास्फोरस के कारण पौधों की वृद्धि अच्छी और शीघ्रता से होती है। फास्फोरस राइजोबियम बैक्टीरिया की वृद्धि करके फलीदार फसलों द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है। दाने की गुणवत्ता बढ़ाता है, नाइट्रोजन की विषालुता कम करता है, पौधों में फूल एवं दाने लगने में सहायता करता है, और फसलों में बीमारियां कम लगती हैं, पौधों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। इस प्रकार आप इसे करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 किस प्रकार लिखना है। प्रश्न नंबर 14 है, पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण करते हुए पोटास के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण ये हेडिंग होगा, इसमें हम लिखेंगे इन उर्वरकों को 2 समूहों में बांटा गया है। देखिए, पहला है पोटेशियम उर्वरक जिनमें क्लोराइड लवण होते हैं, ये यहाँ तक हेडिंग है। फिर लिखेंगे मुख्य उर्वरक म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड है, जिसमें 60% पोटास पाया जाता है। सस्ता होने के कारण किसान इसका अधिक उपयोग करते हैं। उसके बाद पोटेशियम उर्वरक को जिसमें क्लोराइड लवण नहीं होते, यहाँ से यहाँ तक हेडिंग होगा। इस समूह को मुख्य उर्वरक पोटेशियम सल्फेट है, इसमें 48 से 52% पोटास पाया जाता है। इसे सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। आलू, टमाटर, तंबाकू, चुकंदर फसलों में लाभकारी है। फिर है इसके बाद इसी में हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 14 में, पोटास पौधों की वृद्धि और फलों की चमक को बढ़ाता है, पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, यह तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिर नहीं पाती, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है, पोटास की कमी से फसलें देर से पकती हैं और दानों, फलों एवं बीजों का उत्पादन घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, जैव उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए तथा जैव उर्वरक के प्रयोग करने की विधि का वर्णन कीजिए। देखिए, हेडिंग डालेंगे जैव उर्वरक का वर्गीकरण। इन्हें निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले उर्वरक, दूसरा है फास्फोरस घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक, और तीसरा है कार्बनिक पदार्थ सड़ाने वाले जैव उर्वरक। सबसे पहला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। जब जैव उर्वरक मृदा में मिलाया जाता है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में स्थिर किए गए नाइट्रोजन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। प्रयोग किए जाने वाले जैव उर्वरक जो है निम्न है। नंबर 1 पर है इसमें राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर कल्चर, नीली हरी शैवाल कल्चर, और एक है फास्फोबैक्टीरियन कल्चर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी बाकी है। इसमें है राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों में तथा एजोटोबैक्टर कल्चर धान, कपास, ज्वार, सरसों, सब्जी, गेहूं आदि में किया जाता है। अब है जैव उर्वरकों के प्रयोग की विधि। देखिए, राइजोबियम कल्चर के लिए 100 से 200 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में गर्म करके घोल बना लेते हैं और 200 ग्राम कल्चर घोल में मिलाते हैं। इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर में बोने वाले बीज में मिलाते हैं। बीज को छाया में सुखाकर बो देते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, मिश्रित उर्वरक से आप क्या समझते हैं? मिश्रित उर्वरक के लाभ एवं हानियों को समझाइए। देखिए, 2 या 2 से अधिक उर्वरकों के मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। मिश्रित उर्वरक के जो है 3 मानक ग्रेड के होते हैं। पहला होता है कम मानक का, ये हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कम प्रतिशत मात्रा होती है। प्रतिशत योग 14 से कम होता है, जैसे 282, अर्थात 2% इसमें नाइट्रोजन, 8% इसमें फास्फोरस, 2% पोटास। फिर ऐसे ही 2, 4, 6 ग्रेड का होता है। एक होता है मध्यम मानक के, इसमें तीनों का योग 15 होता है और 25 तक होता है, 15 से लेकर के 25 तक। तीसरा है उच्च मानक, इसमें तीनों का जो योग होता है वो 25 से अधिक होता है। अगर हम लाभ की बात करें तो मिश्रित उर्वरक जो है वो सस्ता होता है, इससे जो है पैदावार बढ़ जाती है, किसान सरलता से प्रयोग कर सकता है और इसे सुगमता से रखा जा सकता है। अगर हानि की बात करें तो जब मृदा में
एक या दो तत्वों की कमी तो प्रयोग लाभकारी नहीं होता, और अगर इसमें एक तत्व की अधिकता जबकि दूसरे तत्व की कमी होती है। अब उसके बाद है 17, जैव उर्वरक के लाभ लिखिए। देखिए जैव उर्वरक के लाभ ऐसे हेडिंग डालेंगे, जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव कल्चर होते हैं जो प्राय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरकों का प्रयोग करके फसलों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा को बहुत कम किया जा सकता है। जैव उर्वरकों के अब हम लाभ की बात करते हैं। लाभ की बात करें तो जैव उर्वरक से भूमि उर्वरता जो है भूमि की उर्वरता बढ़ती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता होती है, और जैव पदार्थों को तीव्रता से सड़ने में जो है सहायक करता है। उसके बाद भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होता है, और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी ये सहायक होता है। तो देखिए ये था हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।